सेक्शन 12, 13, 20, 21 पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। करते हैं एक बार। एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देयर इज ए लेवाई अंडर सेक्शन 12 इफ देयर इज ए सप्लाई ऑफ गुड्स बाय डीटीए यूनिट टू एससीजेड यूनिट ऑफ कस्टम्स एक्ट। बताइए हाँ या ना। पिंकी सेइंग यस, जिनेश जी नो, अपर्णा यस, अमित जी नो। तो देयर इज ए लेवाई अंडर सेक्शन 12। बताइए डीटीए यूनिट भी इंडिया में, एससीजेड यूनिट भी इंडिया में, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है क्या? इंपोर्ट एक्सपोर्ट में तो हमने पढ़ा था द गुड्स शुड मूव आउटसाइड इंडिया और शुड बी ब्रॉट फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू इंडिया। नहीं हो रहा है, तो देयर इज नो लेवाई, देयरफॉर दैट इज फॉल्स। ठीक है। दो इट इज एन इंटरस्टेट सप्लाई बट इट इज नीदर एक्सपोर्ट नॉर एक्सपोर्ट। ये जीरो रेटेड सप्लाई तो हो सकता है लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं है। इसीलिए जीरो रेटेड सप्लाई जब हमने किया था आपके साथ सेक्शन 16 वाला आईजीएसटी में, तो वो क्या था कि जीरो रेटेड सप्लाई इंक्लूड्स एक्सपोर्ट, इंपोर्ट या फिर ओनली एक्सपोर्ट, सॉरी, एक्सपोर्ट एंड सप्लाई टू एससीजेड। तो एससीजेड अलग से इसलिए लिखना पड़ा, अगर ये एक्सपोर्ट हो जाता तब तो लिखने की जरूरत ही नहीं थी। हाँ या ना। कहिए फिर। देयर इज ए लेवाई अंडर सेक्शन 12 इफ गुड्स आर पिल्फर्ड फ्रॉम द कस्टम्स एरिया आफ्टर अनलोडिंग। राजेश सिंह ट्रू, बाकी लोग, बाकी लोग देखिए एक बार सेक्शन 12 में आपके साथ दोबारा पढ़ता हूं। सेक्शन 12 पढ़ने से पहले 13 में देखिए, नॉट लायबल टू पे, रेलिक्विश में भी नॉट लायबल टू पे, पिल्फर्ड गुड्स लेट गो बाय कस्टम्स, तो इसमें लेवाई नहीं है। एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, सेक्शन 13 ऐसे यहां से शुरू हो रहा है। और मैं यहां पर ये भी लिखना चाहूंगा सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 आल्सो, बोथ। क्या कहते हैं आप? दोनों आएगा 23 सबसेक्शन 2 में रेलिंक्विशमेंट। इफ यू वांट टू रेलिंक्विश द गुड्स, आप बिल ऑफ एंट्री में लिख दिया रेलिंक्विश हो गया, आपको ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है। तो फिर ये ड्यूटी दे के रिफंड का कोई चक्कर ही नहीं है एज फार एज सेक्शन 13 एंड 23 सबसेक्शन 2। सेक्शन 13 देखते हैं। If any imported goods are pilfered after the unloading thereof and before the proper officer has made an clearance for home consumption or deposit in a warehouse, the importer shall not be liable to pay the duty leviable, and he shall mention in the bill of entry. तो वो बिल ऑफ एंट्री में मेंशन कर देगा कि सर मुझे नहीं देना, प्रोवाइडेड ही नोज कि गुड्स हैव बीन पिल्फर्ड। अगर उसको नहीं पता लगेगा तो वो तो ड्यूटी देगा ही, देन ही कैन क्लेम रिफंड। सही बात। तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स, बोथ फॉल्स। There is a dual levy under section 12 if the goods are re-exported after import or re-imported after export. मान ली एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ड्यूटी देंगे, इंपोर्ट करेंगे तब भी ड्यूटी देंगे। हाँ या ना। तो देयर इज ए ड्यूअल लेवाई। तो सेक्शन 12 डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन इंपोर्ट, री इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, री एक्सपोर्ट। तो दिस इज ट्रू। There is a levy under section 12 even if bill of entry is not filed by importer or anyone else.
यानी गुड्स इंपोर्ट हुआ और किसी ने बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं किया तो भी लेवाई है, यस और नो? ट्रू. जेटसेम, फ्लोटसेम, रैकेज, तो देयर इज नथिंग की वो गुड्स को ऑक्शन करके इंपोर्ट ड्यूटी ले लेंगे, तो बोथ ट्रू. There is no levy if the goods are imported or exported by central government. Karthik saying true. False. There is a levy. Section 12 subsection 2 में लिखा हुआ है. There is a levy if the goods are imported or exported by state government. True. Both true. Importer files bill of entry for clearance of wreckage of ship. There is no levy, therefore no import duty is payable. टूटा हुआ शिप, टूटा हुआ वेसल आ गया, बताइए लेवाई है या नहीं है? ट्रू, लेवाई है. जेटसेम, फ्लोटसेम, रैकेज. Goods drifted to customs port. Goods can be admitted duty free if it is shown to the satisfaction of the proper officer that they are so entitled. बताइए. ट्रू. Both true. Examine the following statements. Benefit of section 13 regarding pilferage of goods can be claimed if the goods pilfered of small value and are pilfered before unloading. Karthik saying false, Jinesh is saying true. बाकी लोग after unloading है, correct. So this is false. Small value का तो होना चाहिए, लेकिन जो pilferage होनी चाहिए वेसल पे नहीं, आफ्टर अनलोडिंग कस्टम्स एरिया से. Importer while filing a bill of entry can self-assess import duty and claim benefit of section 13, thereby paying import duty only on actual quantity cleared. This is true. Importer came to know about pilferage of goods after filing bill of entry and therefore paid full self-assessed duty. Can importer revise bill of entry? हाँ या ना? Yes, no, yes after taking prior approval और yes after taking prior approval commissioner. इसमें से बताइए ABCD. अच्छा, हमने कहीं भी पढ़ा है बिल ऑफ एंट्री का रिवीजन के बारे में? हमने अमेंडमेंट्स के बारे में पढ़ा है? और वो ड्यूटी दे चुका है, वो ड्यूटी दे चुका है, तो अमेंडमेंट क्या करेगा? यस, रिफंड है, तो ही कैन नॉट रिवाइज. ऑप्शन उसके पास सिर्फ रिफंड का है. ही विल फाइल रिफंड एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 27. करेक्ट है? थैंक यू अपर्णा. अब आइए 22 एंड 23. इतना भी ट्रिकी नहीं था, मुझे लगा आप लोग कह देंगे क्योंकि हमने रिफंड के बाद ही किया था इसको. विजिट क्वेश्चन 4. यस. 4.1 benefit of section 13 regarding pilferage of goods can be claimed if the goods pilfered of small value and are pilfered before unloading. ठीक है? 22 and 23. Goods damaged on a vessel
damage on board a vessel, the importer may pay proportionate duty. Left side Q4. जिनेश जी क्या कह रहे हैं आप? लेफ्ट साइड Q4 मीन्स हाँ हाँ अच्छा जी ये अच्छा 2 बार क्वेश्चन 4 आ गया क्या? ओके ओके ठीक है. Importer files bill of entry for clearance of wreckage of ship. There is no levy, therefore no import duty is payable. Oh, this is false. Thank you, Jinesh ji. Thank you. आप लोग उसी वक्त रोक लिया कीजिए. False सही है. There is a levy. Bill of entry file किया. I am claiming to be an owner of that goods wreckage. So it is false. तो false true. चलिए करें आगे अब. Goods damaged on board a vessel, the importer may pay proportionate duty. True or false? True. वेसल पे भी डैमेज हो जाए, ड्यूरिंग अनलोडिंग डैमेज हो जाए, वेयर हाउस में डैमेज हो जाए, सेक्शन 222 इज एप्लीकेबल. Goods damaged on board a vessel, the importer may relinquish his title to the goods. Yes or no? Relinquishment वो कभी भी कर सकता बिफोर क्लियरेंस. So this is also true. Goods damaged after examination by proper officer, the importer may pay proportionate duty. सारे लोग ट्रू कह रहे हैं. ये देखिए आफ्टर एग्जामिनेशन है. दिस इज फॉल्स. पढ़ें एक बार. बिफोर क्लियरेंस नहीं है. 22 है ऐसा जहां पर आफ्टर एग्जामिनेशन लिखा हुआ है, बिफोर एग्जामिनेशन लिखा हुआ है. That any imported goods had been damaged at any time after unloading but before their examination. लेकिन यहां पर एक सवाल ये उठता है कि यानी कि ये लॉ करना क्या चाह रहा है कि एग्जामिनेशन के वक्त डैमेज के बारे में पता लग जाएगा और आफ्टर एग्जामिनेशन होता है और डैमेज एग्जामिनेशन में रिपोर्ट नहीं होती है, पता नहीं लगता है. कोई बहुत सारे कारण हो सकते हैं, या कोई सैंपल लिया होगा कंटेनर में था, मे बी मेनी रीजंस माइट बी देयर और इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी. और मैं जब गेट पास मुझे मिला तब मैं उसको क्लियर करवा रहा हूँ. अब मुझे तब पता लगता है गुड्स डैमेज्ड है. क्या पॉसिबिलिटी है, क्या मेरे पास कोई ऑप्शन और है या नहीं है? क्योंकि 22 तो मेरे के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा बिकॉज द गुड्स हैव बीन डैमेज्ड आफ्टर एग्जामिनेशन. एक मिनट, मैं फिर से एक बार इसको रिविजिट करता हूँ. ये एग्जामिनेशन, गुड्स यहां डैमेज हुआ, हाँ एग्जामिनेशन से पहले डैमेज हो चुका तो मुझे एग्जामिनेशन के वक्त पता लग जाएगा. करेक्ट है. लेकिन डैमेज एग्जामिनेशन के बाद डैमेज हो रहा है
मुझे होम क्लियरेंस का आउट ऑफ चार्ज ऑर्डर मिल गया सेक्शन 47 में, मुझे गेट पास मिल गया, अब मुझे पता लग रहा है डैमेज है, क्या मुझे रिबेट मिल पाएगा ड्यूटी का, अपेटमेंट मिल पाएगा? किस सेक्शन में अपर्णा? अपर्णा जी किस सेक्शन में? 22 में तो नहीं मिल रहा। आप अगर प्रॉपर ऑफिसर के पास जाएंगे सर डैमेज हो गया है, तो प्रॉपर ऑफिसर मानेगा ही नहीं। प्रॉपर ऑफिसर हमेशा यही कहेगा डैमेज हुआ एग्जामिनेशन के बाद, क्योंकि एग्जामिनेशन से पहले डैमेज होता तो मुझे पता लग जाता। और गुड्स उसको क्लियर करवाना है, उसको रिलिंक्विशमेंट नहीं करना है। सेक्शन 23 सब सेक्शन 2 में रिलिंक्विशमेंट तो कर सकता है, बट ही वांट्स दैट गुड्स टू बी क्लियर। 23 सब सेक्शन 1 में तो लॉस्ट गुड्स के बारे में है, और गुड्स आर अवेलेबल, दे आर नॉट लॉस्ट। कस्टोडियन 46 में नहीं लायबल होगा, तो डैमेज नहीं लिखा हुआ, लॉस्ट पिलफर्ड में तो लिखा हुआ है, लेकिन डैमेज नहीं लिखा हुआ। जिनेश जी कोई आइडिया? गुड्स आर डैमेज्ड आफ्टर एग्जामिनेशन, और ये प्रूव हो जाता है कि देयर गुड्स आर डैमेज आफ्टर एग्जामिनेशन। ठीक है, मैं भी रिसर्च करता हूँ इसके बारे में कि अगर गुड्स एग्जामिनेशन के बाद डैमेज होता है और ये कस्टम्स एरिया में ही गुड्स पड़ा हुआ है, बाहर भी लेके नहीं गया है, तो कोई ना कोई ऑप्शन तो होना चाहिए। चलिए, तो दिस इज फॉल्स। Goods damaged after examination by PU, the importer may relinquish his title to the goods. सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मतलब 22 के बारे में तो मैंने देखा नहीं है, तो ये देखना होगा कि डैमेज के एग्जामिनेशन के बाद अगर डैमेज हुआ तो किसी ने अपील जरूर फाइल की होगी, रिट जरूर फाइल किया होगा। मुझे एक केस याद आ रहा है, मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। ये रियल केस था। चेन्नई पोर्ट में, आपको हैदराबाद में एक कौन से लेक पे एक बहुत बड़ा एक स्टैच्यू लगा हुआ, किसका लगा हुआ मुझे याद नहीं है, याद है आपको? हैदराबाद में बहुत ऊंचा स्टैच्यू है। ये स्टैच्यू इंपोर्ट हुआ था, बाहर बना था ये स्टैच्यू, और ये चेन्नई पोर्ट में इंपोर्ट हुआ। जब ये चेन्नई पोर्ट में इंपोर्ट हुआ तो जो इंपोर्टर ने इसको होम क्लियरेंस करवा लिया यहीं पर, और ये स्टैच्यू होम क्लियरेंस के बाद बाय रोड जा नहीं सकता था। बुद्धा स्टैच्यू मान लेते हैं, रोड जा नहीं सकता था बाय रोड, तो ये बाय शिप जा रहा था। जब क्लियरेंस करवा लिया तो ये गुड्स कौन सा बन गया? इंपोर्टेड गुड्स का जब होम क्लियरेंस आपने करवा लिया तो ये गुड्स कौन सा बन गया? कोस्टल गुड्स बन गया। और ये रास्ते में, ये कोस्टल गुड्स अब रास्ते में डूब गया और डिस्ट्रॉय हो गया। अब इस इंपोर्टर ने फाइल किया रिफंड ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी। बताइए पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? 26A है। अपर्णा जी सेइंग यस, बाकी लोग? बताइए।
मैं 26A दिखला देता हूं आपको। ये 26A इंपोर्ट किया, एक्सपोर्ट करेंगे, है ना? क्या ये गुड्स एक्सपोर्ट हो रहा था? हाँ या ना? क्या ये गुड्स एक्सपोर्ट हो रहा था? नहीं हो रहा था। तो यहीं पर 26A फेल कर गया, रिफंड नहीं मिलेगा। करेक्ट है? तो ऑब्वियसली कस्टम डिपार्टमेंट ने कोई रिफंड दिया भी नहीं। और ये इंपोर्टर कौन होगा? स्टेट गवर्नमेंट ही होनी चाहिए। अच्छा, ये गुड्स का वो रिलिंक्विशमेंट कर सकता था डूबने के बाद? वो भी पॉसिबिलिटी नहीं है, वो भी पॉसिबिलिटी नहीं है। ये वैसा ही है कि आपने किसी शॉप में जाके सामान खरीदा, पैसे दिए, और वो सामान अब आपका हो गया। अब वो दुकानदार, वो चोरी हो जाता है, जल जाता है, उसमें दुकानदार उसका कुछ नहीं कर सकता। सिमिलरली, वंस यू गेट्स द गुड्स क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन, नाउ इंपोर्ट ड्यूटी हैज पेड एंड दिस इज फाइनल। दिस इज फाइनल। करेक्ट है? until unless the goods are re-exported, relinquished because of defective etc, तब import duty का refund मिलेगा, that too within 30 days. Now Parna is saying that is transshipment. Transshipment कब होता है? Transshipment is of imported goods. This is not transshipment. Transshipment तो imported goods का होता है। मैंने ये कहा कि the goods have been cleared for home consumption. मुझे आंध्रा पोर्ट में अगर डिलीवरी लेनी होती तो मैं बिल ऑफ एंट्री आंध्रा पोर्ट में फाइल कर रहा होता। यहां पर सी कैरियर ट्रांसशिपमेंट बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहा होता। ऐसा नहीं हुआ। तो आई फाइल्ड बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन एट चेन्नई पोर्ट ओनली। नाउ इट हैज बिकम कोस्टल गुड्स। या तो जो भेजने वाला था एक्सपोर्टर, वो लिखता कि मेरा डेस्टिनेशन पोर्ट आंध्रा है, तो अराइवल मैनिफेस्ट में आंध्रा पोर्ट लिखा होता, फिर मैं यहां डिलीवरी नहीं लेता, फिर मैं आंध्रा पोर्ट में डिलीवरी लेता। और जिस समय का केस है उस वक्त आंध्रा पोर्ट शायद डेवलप नहीं होगा। या फिर शिप, ये एक्सपोर्टर कह रहा होगा कि सर ये शिप जो जा रही है वो सिर्फ यहां जा रही है, यहां पर खर्चा कम होगा। मे बी मेनी केसेस। कोस्टल गुड्स डैमेज, नो रिफंड। हाँ, मतलब आप यूं मत कीजिए, आप ये स्टेटमेंट कह सकते हैं हम लोग, व्हेन द गुड्स आर क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन, व्हेन द गुड्स आर क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन, देन refund is possible only under section 26A if certain conditions are satisfied, or drawback is possible under section 74 if certain conditions are satisfied, not otherwise. Value of damaged goods shall be ascertained by the proper officer in consultation with the importer. True or false? False. Value of damaged goods shall be ascertained by the proper officer, बस in consultation with the importer नहीं लिखा हुआ है।
देख ले। अरे इतना टाइम क्यों लगा? The value of such goods may be ascertained by the proper officer. Value of damaged goods may be sold if owner of the goods gives his consent. True or false? जल्दी बोलिए। ट्रू। कंसेंट चाहिए। Such goods may be sold by the proper officer by public auction or by tender with the consent of the owner in any other। अच्छा, और with the consent लिखा हुआ है। और with the consent of the owner in any other manner। पब्लिक ऑक्शन के लिए कंसेंट नहीं चाहिए, टेंडर के लिए कंसेंट नहीं चाहिए, लेकिन इसके अलावा कोई और कंसेंट चाहिए हमें। ओके, तो वैल्यू ऑफ डैमेज गुड्स मे बी सोल्ड थ्रू पब्लिक ऑक्शन और टेंडर इफ कंसेंट इज गिवन बाय द ओनर। तो ये भी फॉल्स हो जाएगा अगर मैं ये सेंटेंस लिख देता हूं, बोथ फॉल्स। सही बात, ठीक है। अच्छा कार्तिक क्या कह रहे हो? बट व्हेन नॉट क्लियर विद इन 30 डेज, क्या कहना चाह रहे हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, examine the following statements. As per bill of lading and arrival manifest, there were 10,000 units of computer contained in 100 boxes were to be imported। यानी कि एक बॉक्स में कितना कंप्यूटर है? एक बॉक्स में कितना कंप्यूटर है? 100। तो 100 बॉक्सेस में 100 कंप्यूटर, टोटल कंप्यूटर कितने हो गए? 10,000। One of the box was not unloaded। On examination एक बॉक्स अनलोड नहीं हुआ। On examination it was found that 2 boxes were completely destroyed while transporting from unloading place to another area। यानी कि वार्फ में अनलोड हुआ, वहां से कहीं और जाएगा, उसी दौरान वो डिस्ट्रॉय हो गया। 3 boxes were found to be stolen। Importer need to file bill of entry for how many boxes? The importer do not wish to pay import duty on those 2 boxes which were completely destroyed। मैं पॉज कर देता हूं, आप लोग सोच के जवाब दीजिए। ओके, लेट अस एनालाइज। हमारे पास 13 है, 22 है, 23 1 है और 23 2 है। सही बात है। सेक्शन 13 एप्लीकेबल होगा पिल्फर्ड गुड्स का। जिनेश जी सेइंग यस, कार्तिक सेइंग नो, बाकी लोग। अच्छा 13 कब एप्लीकेबल होता है? पेटी थेफ्ट और आफ्टर अनलोडिंग। तो ये जो वन ऑफ द बॉक्सेस वाज नॉट अनलोडेड, ये पेटी थेफ्ट तो है, लेकिन लोडिंग से
अनलोडिंग से पहले ही हो गया, तो यहां पर 13 एप्लीकेबल नहीं होगा, करेक्ट। उसके बाद 10,000 कंप्यूटर में से आपका 300 कितना कंप्यूटर गायब हो गया? 3 बॉक्सेस, 3 बॉक्सेस, यानी कि 300 कंप्यूटर गायब है। एक दो कंप्यूटर भी नहीं है, 300 कंप्यूटर। तो दिस इज नॉट पेटी थेफ्ट। तो 13 is not applicable. I hope everyone agrees. Now come to 22, damage or deteriorated. कितने बॉक्स डैमेज हो गए? 2 बॉक्स। क्या वो 2 बॉक्स का क्लियरेंस करवाना चाह रहा है? वो 2 बॉक्स का क्लियरेंस करवाना चाह रहा है? नहीं करवाना चाह रहा। द इंपोर्टर डू नॉट विश टू पे। अब ऑप्शन क्या है उसके पास? तो 22 तो नॉट एप्लीकेबल। अब उसके बाद ऑप्शन क्या है? रिलिंक्विश करेगा। तो 2 बॉक्स यहां आ जाएंगे, करेक्ट। रिलिंक्विश। इसके बाद 3 बॉक्स वेर फाउंड टू बी स्टोलन। ये अगर 13 नहीं है तो ये लॉस्ट डिस्ट्रॉयड में आएगा, ये यहां आएगा। अब बिल ऑफ एंट्री वो इसका फाइल नहीं करेगा 2 बॉक्सेस का, क्योंकि वो रिलिंक्विश करना चाह रहा है, इसकी ड्यूटी नहीं देगा। तो ही विल फाइल बिल ऑफ एंट्री फॉर 98, करेक्ट है। रिफंड क्लेम करेगा। और सॉरी, व्हाट अबाउट विच वाज अनलोडेड? ये 4 हो गए टोटल। लॉस्ट डिस्ट्रॉयड, रिफंड। अब ये 4 बॉक्सेस का वो बिल ऑफ एंट्री में उसको ड्यूटी देना पड़ेगा। एंड ही विल अप्लाई फॉर रेमिटेंस, कैंसिलेशन ऑफ ड्यूटी, तभी रिफंड मिलेगा। तो 23 सबसेक्शन 1 में 2 प्रोसेस है। फर्स्ट ही विल अप्लाई फॉर रेमिटेंस यानी कैंसिलेशन ऑफ ड्यूटी, देन ही विल क्लेम फॉर रिफंड। तो 4 बॉक्सेस का वो रिफंड क्लेम करेगा, करेक्ट है। किस सेक्शन में रिफंड अप्लाई करेगा? (26) एक्सपोर्ट ड्यूटी का रिफंड है। 27 जो आपने इंपोर्ट किया उसको एक्सपोर्ट कर रहा है तब रिफंड है। तो ये जो रिफंड अप्लाई करेगा वो 27 में करेगा, हाँ या ना? करें आगे। नेक्स्ट, exemption under section 25 can be issued by way of notification in the official gazette. True and false? True. Exemption under section 25 can be issued by way of order. Order need not be published in the official gazette. True or false? True. अभी हमने बताया था ना, ऑर्डर को पब्लिश करने की जरूरत नहीं है, वो ट्रू। Yes. Examine the following statements. In GST law, if there is levy, collection is must. यहाँ आगे लिख देता हूं, if exemption notification is not there.
True. In customs law, if there is levy, collection is must. If exemption notification is not there. True or false? This is false. मैंने थोड़ा सा इनडायरेक्ट बनाया था इस एमसीक्यू को, एक लाइन पढ़ के मैं दिखाता हूं आपको. Sixth, notwithstanding anything contained in this act, no duty shall be collected if the amount of duty leviable is equal to or less than 100 rupees. तो मैं डायरेक्ट बना सकता था, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है. Notification issued under this is dependent on use of imported goods for the manufacture of goods or provision of outward service. It shall comply with the requirement of custom import of goods at concessional rate of duty rules 2017. True and false? अरे बताइए. क्या हुआ? True. The manufacturer has a choice either to claim exemption in the above case or claim drawback under section 75. True. It is mandatory to claim exemption in customs law. False. It is mandatory to claim exemption in GST law. True. Where goods which are manufactured in India are imported for repairs or reconditioning, then exemption of import duty can be claimed if the same goods are exported. True. In case of export return, exemption of import duty can be claimed if importer gives up earlier export incentives. True. जैसे विजुअलाइज कर लीजिएगा. Where any goods are exported for repairs or reconditioning and subsequently same goods are imported, then import duty shall be levied on. बताइए A, B, C, D. कहिए. D. Value of repairs including material costs incurred for repairs and insurance and freight incurred both ways. Correct. Last. The goods were exported on payment of export duty, were returned back within 1 year from the date of exportation. The importer can claim refund of export duty under section 26. True. The goods were imported on payment of import duty, were exported back within 30 days of the importation. The importer can claim refund of import duty under section 26A, or it can claim drawback under section 74. True. Both true. मुबारक हो, कंप्लीट हो गया. आई होप कि चार्जिंग सेक्शन अब क्रिस्टल क्लियर है. थैंक यू जिनेश जी. अब मुझे लगा कि हम लोग ड्रॉबैक आज शुरू कर देंगे. कोई बात नहीं, कल शुरू करते हैं. So thank you so much. Time 8 o'clock. 8 बजे कहेंगे ना जिनेश जी,
8:10 से पहले शुरू नहीं होगा, 7 साढ़े 7 कहते हैं तो 7:40 पे शुरू होता है, और 7:45 कहूंगा तो वही दिक्कत है। बाकी लोग क्या कहते हैं? अच्छा संडे है इसीलिए, ओके ओके, ओनली फॉर संडे। ठीक है, ठीक है जिनेश, संडे विल मीट एट 7:45, संडे 7:45 करेक्ट।